आज का टॉपिक है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए पहले जानने की कोशिश करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। जब भी एक पार्टिकल प्लेन कर्वीलिनियर मोशन में जाता है, किसी एक पॉइंट पर अगर हम पार्टिकल को पिकअप करते हैं तो नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। पार्टिकल सपोज आप यहां पिकअप किए, वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल होता है, एक्सेलरेशन कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन जो नेट फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो फोर्स इन दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पार्टिकल अगर प्लेन कर्वीलिनियर मोशन में जा रही है और पार्टिकल को आप कहीं पिकअप कर लेते हैं, तो पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यह है सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं है। अगर आपका ऑब्जर्वेशंस एक रोटेटिंग फ्रेम से है, सपोज ये फ्रेम है और ये रोटेट कर रहा है, इस रोटेटिंग फ्रेम से अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व करते हैं, रोटेटिंग फ्रेम जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम है, विथ रियल फोर्सेस आप न्यूटन्स लॉ इस ऑब्जेक्ट पर वैलिड नहीं है। सो न्यूटन्स लॉ को वैलिडेट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम ऑल द रियल फोर्सेस आप एक स्यूडो फोर्स लेते हैं। ई स्यूडो फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसका वैल्यू क्या है, डायरेक्शन क्या है, कैसा हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, हम इसको देखेंगे। दोनों को हम लोग काफी विस्तार से देखेंगे। पहले हम वापस सेंट्रीपिटल फोर्स की ओर जाते हैं। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में जाती है तो एक्सेलरेशन जो है चेंज इन स्पीड की वजह से होता है। सो एक्सेलरेशन dv/dt, एरो देने की जरूरत नहीं है, खाली हम चेंज इन स्पीड की बात कर रहे हैं। अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन जो है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, और अगर स्पीड कम रहा है तो एक्सेलरेशन जो है ऑपोजिट टू वेलोसिटी होता है। इन आइदर केस एक्सेलरेशन इसी लाइन पर होता है, इसी अलोंग दिस लाइन होता है। तो आप कैसा न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे? ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, सभी फोर्सेस को आइडेंटिफाई कीजिए, जिसके फिर फोर्सेस को रिजॉल्व कर दीजिए अलोंग दिस लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। सो अलोंग एक्सेलरेशन नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन नेट फोर्स 0 होता है। अब इसको हम प्लेन कर्वीलिनियर मोशन में अप्लाई करते हैं। पार्टिकल जो है अलोंग कर्व जा रहा है, एट एनी पॉइंट वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल होता है। तो यहां पर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। न्यूटन्स लॉ यानी कि F = ma। जनरली 2 डायमेंशनल मोशन जो है उसको हम रिजल्टेंट ऑफ 2 साइमल्टेनियस 1 डायमेंशनल मोशन देखते हैं, और जब भी हम 2 डायमेंशनल मोशन को डील करते हैं हम यूजुअली इसको रिजॉल्व कर देते हैं अलोंग 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। से अलोंग सपोज ए पार्टिकल XY प्लेन में जा रहा है तो मोशन को हम रिजॉल्व कर देते हैं, एक्सेलरेशन को रिजॉल्व कर देते हैं 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, से अलोंग X एक्सिस एंड Y एक्सिस।
और फोर्सेस सभी को भी रिजॉल्व कर देते हैं अलोंग एक्स एंड वाई। सो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज मास इंटू ए एक्स, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस एम ए वाई। इसको यूज करके हम ए एक्स निकाल सकते हैं, ए वाई निकाल सकते हैं। सो ए हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर रूट ओवर। ये एक तरीका है एक्सेलरेशन निकालने का इन 2 डायमेंशनल मोशन, लेकिन ये उतना कन्वीनियंट नहीं होता है। ज़्यादा कन्वीनियंट जो होता है वो फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं अलोंग टेंजेंट अलोंग नॉर्मल। ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कोई भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं लेते हैं यूजुअली। जो डायरेक्शन हम लेते हैं अलोंग टेंजेंट अलोंग नॉर्मल, सभी फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं। सो नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। पार्टिकल जब कर्वीलिनियर पाथ में जाती है तो उसका डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, स्पीड भी चेंज हो सकता है। तो एक्सेलरेशन जो है 2 वजह से हो सकता है। पहला वजह है चेंज इन डायरेक्शन और दूसरी वजह है चेंज इन स्पीड। सो चेंज इन स्पीड के लिए एक्सेलरेशन जो है अलोंग टेंजेंट होता है। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, और अगर स्पीड कम रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ऑपोजिट टू वेलोसिटी होता है। सो ये एक्सेलरेशन इनफैक्ट एक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है चेंज इन स्पीड की वजह से होता है। और एक कंपोनेंट जो है चेंज इन डायरेक्शन की वजह से होता है, वो जो है इसका वैल्यू होता है वी स्क्वायर बाई आर, और ये डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो हम क्या करते हैं, सभी फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं, जितनी भी फोर्सेस है उसको रिजॉल्व कर देते हैं अलोंग टेंजेंट अलोंग नॉर्मल। अलोंग टेंजेंट जितनी भी फोर्सेस है उसको हम इक्वेट कर देते हैं मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और जितनी भी फोर्सेस है अलोंग नॉर्मल उसको हम इक्वेट कर देते हैं एम ए एन यानी कि वी स्क्वायर बाई आर। सो ये जो नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका वैल्यू होता है m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। सो जब भी पार्टिकल एक प्लेन में मूव करती है कर्वीलिनियर पाथ में, हम अगर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो हम सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं अलोंग टेंजेंट अलोंग नॉर्मल। जितने भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस है उनका सम होता है m इंटू ए टी मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt। और जितने भी फोर्सेस डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो होता है m इंटू ए एन यानी कि नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो ये इक्वेशन हमें लिखना है। सभी कर्वीलिनियर मोशन में ये सब एक कन्वीनियंट वे होता है। रिजॉल्व कर दीजिए अलोंग टेंजेंट अलोंग नॉर्मल। फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर जो है उसको इक्वेट कर दीजिए एम वी स्क्वायर बाय आर के साथ। एक दो सिंपल केसेस में अप्लाई करके देखते हैं। सपोज एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, और ये पार्टिकल को, ये बॉब को हम यहां पिकअप कर लेते हैं। इसका मास m है, एंगल वर्टिकल के साथ थीटा है, लेंथ सपोज l है।
लेंथ इज हियर आर, और ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। तो बेसिकली कर्विलिनियर मोशन में ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, फोर्सेस को रिजॉल्व कीजिए अलोंग टेंजेंट, अलोंग नॉर्मल। तो पहले फोर्सेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दो फोर्सेस, एक अर्थ के चलते mg है, एक पुल ऑफ सपोर्ट है, थ्रू स्ट्रिंग है, इसलिए इसको टेंशन बोलते हैं। तो हमको रिजॉल्व करना है टुवर्ड सेंटर अलोंग टेंजेंट। सो टेंशन जो है ऑलरेडी टुवर्ड सेंटर है, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। mg एक एंगल पर है, mg को रिजॉल्व कर देते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। थीटा का करीब वाला कॉस थीटा होता है, थीटा से दूर वाला साइन थीटा होता है। मान लेते हैं यहां इसका स्पीड v है। स्पीड हमेशा टेंजेंशियल होता है कर्विलिनियर मोशन में। हम दो इक्वेशन लिखेंगे, फोर्सेस अलोंग टेंजेंट, फोर्सेस अलोंग नॉर्मल। सो फोर्सेस अलोंग नॉर्मल, यानी कि डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। T जो है डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर है, mg cos थीटा डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर है। सो नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर हो गया T माइनस mg cos थीटा, m इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय r। ये इक्वेशन है फॉर फोर्सेस अलोंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। और एक इक्वेशन होगा अलोंग टेंजेंट। टेंजेंट डायरेक्शन में एक ही कंपोनेंट है mg साइन थीटा, m इंटू at। आपको at निकालने बोला गया तो at लिख दीजिए। अगर आगे और प्रोसीड करना है, v वगैरह निकालना है, तो at की जगह पर dv बाई dt लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। सो हमारे पास ये दो इक्वेशन। एक और केस लेते हैं। एक ब्लॉक एक फिक्स्ड हेमिस्फीयर के ऊपर स्लाइड कर रहा है। ब्लॉक को हम यहां पिकअप कर लेते हैं। वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, रेडियस r है, और हम न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। ये कर्विलिनियर पाथ में न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, फोर्सेस आइडेंटिफाई करेंगे। दो फोर्सेस है, एक mg है अर्थ के चलते, और एक सरफेस के चलते सरफेस रिएक्शन। लेकिन यूजुअली हम सरफेस रिएक्शन को नहीं लेकर अक्सर उसका कंपोनेंट्स लेते हैं। एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस, जिसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, और एक कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस, जिसे फ्रिक्शन बोलते हैं। ब्लॉक अगर नीचे की ओर जा रहा है तो फ्रिक्शन उस तरफ एक्ट करेगा। मान लेते हैं ब्लॉक नीचे की तरफ स्पीड v में जा रहा है। अब न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। ये है न्यूटन्स लॉ, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज m इंटू ए, एक्सटर्नल फोर्सेस। तो जैसे कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं, प्लेन कर्विलिनियर मोशन में कन्वीनियंट क्या होता है, फोर्सेस को रिजॉल्व कीजिए अलोंग नॉर्मल, अलोंग टेंजेंट। सो ये जो n है ऑलरेडी अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड ऑब्जेक्ट, और फ्रिक्शन जो है ऑलरेडी अलोंग टेंजेंट। तो इनको और टच नहीं करना है, इसको टच करना है। ये एंगल पर है, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इसको रिजॉल्व कर रहा है। सो mj को रिजॉल्व करते हैं नियर टू थीटा, कॉस थीटा हो जाता है, अवे फ्रॉम थीटा, साइन थीटा हो जाता है। और हमको दो इक्वेशन लिखना है। पहला इक्वेशन नॉर्मल डायरेक्शन में, सिंगल इक्वेशन को हम स्प्लिट कर देते हैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल और टेंजेंट। सो पहले नॉर्मल वाला इक्वेशन m e n, नॉर्मल क्या है,
mg cos थीटा माइनस n, और एक्सेलरेशन चेंज इन डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है v स्क्वायर बाय r डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, v स्क्वायर बाय r। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसमें हमें नहीं मालूम है एक्सेलरेशन इधर है या इधर है, मान लेते हैं कि स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। इन दैट केस नेट फोर्स हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू m80। आप चाहे तो 80 लिख सकते हैं, आगे और बढ़ाना है तो आप dv बाई dt भी लिख सकते हैं। ये दो इक्वेशन है। सो न्यूटन्स लॉ हम कर्वीलिनियर मोशन में जब भी अप्लाई करते हैं तो सिंगल इक्वेशन जो है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से x एंड y। लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट होगा अगर हम उसको स्प्लिट करें अलोंग नॉर्मल और अलोंग टेंजेंट। सो ये जो फोर्स है नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है, इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल का मतलब ही होता है टुवर्ड्स सेंटर। यहां टुवर्ड्स सेंटर क्या है? mg cos थीटा माइनस n, ये फोर्स है टुवर्ड्स सेंटर। और फोर्स का वैल्यू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय r, यानी कि ये हो गया mv स्क्वायर बाय r। तो अगर हमें पूछा गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर mg cos थीटा माइनस n, और उसका वैल्यू क्या है? वो हो गया mv स्क्वायर बाय r। जैसे कि प्लेन मोशन में अगर आप डिस्कस करते हैं, वन डायमेंशनल मोशन में, सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये प्लेटफॉर्म ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपको पूछा गया कि इसके ऊपर फोर्सेस क्या है, तो क्लियरली आप बोलेंगे कि दो फोर्सेस है, एक n और एक mg। तो फोर्सेस क्या है? फोर्सेस है n और mg। सो ये नेट फोर्स हो गया, सपोज ऊपर की ओर जा रहा है तो नेट फोर्स हो गया n माइनस mg। नेट फोर्स को आप क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ। सो ये फोर्स का वैल्यू है, फोर्सेस है n और mg। इसी तरह कर्वीलिनियर पाथ में फोर्सेस सेंटर की तरफ जो होती है उसका नेट वैल्यू को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि यहां पर है mg cos थीटा माइनस n, और उसका वैल्यू है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाय r। पिछला वाला पेंडुलम का ऑसिलेशन में वो था t माइनस mg cos थीटा। तो होपफुली आपको सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आया होगा। प्लेन कर्वीलिनियर मोशन में नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका वैल्यू है mv स्क्वायर बाय r। आगे बढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ। सो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। ए डिस्क है, सपोज एक घूम रहा है अबाउट दिस एक्सिस, एंगुलर स्पीड ओमेगा में घूम रहा है एज सीन फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम। ये इनर्शियल फ्रेम है, यहां से अगर हम देख रहे हैं तो वो डिस्क घूम रहा है। अब हम अपना फ्रेम चेंज करते हैं, रेफरेंस फ्रेम चेंज कर देते हैं। अब हम वहां से ऑब्जर्व करते हैं, यहां से नहीं करते, यहां से ऑब्जर्व करते हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स वाई जेड आप जैसा भी चूज कर सकते हैं, लेकिन उसको राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो करना है। यानी कि अगर आप राइट हैंड का फिंगर्स को, ये जो 4 फिंगर्स को एक्स से वाई की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब जेड एक्सिस होना चाहिए। ये एक्स है वाई की तरफ, मतलब वाई अंदर की तरफ, ये जो लाइन दिखाया गया है ये अंदर की तरफ। सो एक्स से वाई की तरफ लेंगे तो थंब जेड एक्सिस की ओर होता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग वे में प्रेजेंट किया जाता है, बट सभी जगह ये रूल फॉलो होता है। ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है राइट हैंडेड सिस्टम है,
एक्स से वाई की तरफ अगर फिंगर्स को कर्ल करें तो थंब जेड एक्स। तो अभी हमारा रेफरेंस ये है, ये रेफरेंस जो कि घूम रहा है, हमारा रोटेटिंग रेफरेंस, और हम एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं और न्यूटन्स लॉ लिखना चाहते हैं। तो न्यूटन, ये जो रोटेटिंग रेफरेंस है ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस है, और सिर्फ रियल फोर्सेस अगर लेके हम न्यूटन्स लॉ लिखेंगे तो वैलिड नहीं है। हमको एक सीडो फोर्स लेना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अपार्ट फ्रॉम ऑल द रियल फोर्सेस हमको एक सीडो फोर्स लेना पड़ेगा। ये सीडो फोर्स क्या है? m ओमेगा स्क्वायर r। m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं रोटेटिंग फ्रेम से, उस ऑब्जेक्ट का मास। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम। जब आप इनर्शियल से ऑब्जर्व किए फ्रेम का, अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम। और आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस। और इस डायरेक्शन का फोर्स क्या है? अवे फ्रॉम द एक्सिस। ये सीडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। जब आप रोटेटिंग फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसमें अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्सेस आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लेना पड़ता है न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए। ये जो फोर्स जो नहीं है पर आप लेते हैं न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए, इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंगुलर स्पीड ऑफ दिस axis, rotating frame, and r is the distance from the axis and direction is away from the axis। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि एक सीडो फोर्स। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, दो जगह से कर लेते हैं। पहले एक इनर्शियल से ऑब्जर्व कर लेते हैं, नेक्स्ट रोटेटिंग फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये डिस्क है, इनर्शियल फ्रेम से अगर हम देखते हैं तो डिस्क का एंगुलर स्पीड यहां से हम देख रहे हैं, यहां से हम देख रहे हैं, तो डिस्क रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। और यहां पर एक ऑब्जेक्ट और डिस्क के बीच में स्लिपिंग नहीं है, दैट मीन्स एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्क, यानी कि डिस्क के साथ घूम रहा है वो भी, डिस्क के साथ घूम रहा है। और हम न्यूटन्स लॉ यहां से अप्लाई करना चाहते हैं इनर्शियल रेफरेंस। इनर्शियल रेफरेंस से अगर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें रियल फोर्सेस खाली देना पड़ेगा। क्या क्या है रियल फोर्सेस? एक mg है अर्थ के चलते, और एक सरफेस के चलते सरफेस रिएक्शन। अक्सर हम सरफेस रिएक्शन को सिंगल नहीं लेके कंपोनेंट्स लेते हैं। एक कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर टू सरफेस, और बिकॉज ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है, यहां से देखने से सर्कुलर मोशन में जा रहा है, इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, और चेंज इन डायरेक्शन की वजह से एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, जिसका वैल्यू है v²/r। सर्कुलर मोशन में v इक्वल टू ओमेगा r होता है, तो ω²r, r जो है रेडियस। तो ये एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए कोई रियल फोर्स होना चाहिए जो कि पैरेलल टू सरफेस, और पैरेलल टू सरफेस जो फोर्स है वो फ्रिक्शन होता है, यानी कि फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट कर रहा है। अब हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। इस डायरेक्शन में मोशन नहीं है, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू परपेंडिकुलर टू मोशन फोर्स 0 होता है, मीन्स अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। और फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्स टुवर्ड्स ये वाला आपका Fn हो जाएगा। फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज फ्रिक्शन इक्वल टू m/an, n यानी कि v²/r या ω²r। तो हमारा ऑब्जर्वेशन इनर्शियल फ्रेम से है। ऑब्जर्वेशन क्या है?
ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म मतलब v या फिर ओमेगा कांस्टेंट। सो हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है और हम इक्वेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए लिखे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट है, सो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन, यानी कि नेट फोर्स जो है टुवर्ड्स सेंटर होना चाहिए, जो कि ये एन एफ एन वो फ्रिक्शन है। ठीक, रिपीट कर रहा हूं, जब हम इनर्शियल फ्रेम से देखें तो इस हमारे लिए ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इक्वल टू dv/dt 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ एक एक्सेलरेशन है नॉर्मल, जो कि v²/r या ω²r। इसका मतलब नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होना चाहिए। ये हमारा इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, रेफरेंस चेंज कर देते हैं, रेफरेंस चेंज कर देते हैं, यहां से ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारा एक्सिस, ये x, ये y, ये z। रियल फोर्सेस तो यही 3 रहेगा, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन बदल गया। अब हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? रेस्ट है। अगर हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारे लिए रेस्ट है। हमको रेस्ट के लिए इक्वेशन लिखना है। नेट फोर्स 0, रेस्ट में है, नेट फोर्स 0। तो यहां दो बात हो गया, एक ऑब्जर्वेशन बदल गया। ऑब्जर्वेशन क्या है? रेस्ट है। दूसरी बात है कि हम जब रोटेटिंग फ्रेम में आ गए तो हम एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस में आ गए। खाली रियल फोर्सेस के साथ हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, हमें एक सीडो फोर्स लेना है। ये सीडो फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका वैल्यू है m ω² r। m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड ऑफ दिस रोटेटिंग फ्रेम, r जो है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एंड डायरेक्शन जो है अवे। और बिकॉज यहां से देखने से रेस्ट है, हम रेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, दो डायरेक्शन है, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, फोर्स टुवर्ड्स एक्सिस इक्वल टू फोर्स अवे फ्रॉम एक्सिस। ये दो इक्वेशन। तो दोनों आपको सेम लगा, इक्वेशन सेम लगा, लेकिन ऑब्जर्वेशंस तो अलग था। जब आपने यहां से देखा तो आपको क्या दिखा? सर्कुलर मोशन देखा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और आपने उसके लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया। जब आपने रोटेटिंग फ्रेम से देखा तो न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं था, तो न्यूटन्स लॉ को वैलिडेट करने के लिए आपने एक सीडो फोर्स डाला। ये सीडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेस्ट में दिखाई दे रहा है। तो आपने आंसर किसके लिए किया? रेस्ट के लिए किया, इक्विलिब्रियम के लिए किया। नेट फोर्स 0, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट इक्वल टू फोर्स टुवर्ड्स राइट। सो जब भी आप कोई चीज के आंसर करते हैं तो एक ही रेफरेंस से आंसर कीजिए, दोनों को मिलाइएगा मत। आप कभी अगर आप ऐसा बोलते हैं कि एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर है, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्योंकि पहली बात है कि आप जब बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? अगर आप इनर्शियल फ्रेम से बोल रहे हैं और पार्टिकल घूम रहा है तो आप ठीक बोले कि पार्टिकल घूम रहा है, लेकिन आप इनर्शियल फ्रेम से जब बोल रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो था ही नहीं। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि आइदर आप यहां से बोलिए या यहां से बोलिए। यहां से बोलेंगे तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और फ्रिक्शन जो है कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फ्रिक्शन की वजह से डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये आपका यहां से ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब आप यहां पर आ गए तो ये घूम नहीं रहा है, ये तो रेस्ट में है। तो आप अब आंसर करते हैं फोर्स टुवर्ड्स एक्सिस इक्वल टू फोर्स अवे फ्रॉम एक्सिस। सो जब आपने ऐसा अगर आंसर करते हैं कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा और सेंट्रीफ्यूगल अवे है, तो आपने पार्टली यहां से आंसर किया, पार्टली वहां से किया, जो कि गलत है। या तो आपको आंसर इधर से करना चाहिए या उधर से। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
अर्थ का मोशन राउंड द सन ले लेते हैं, अर्थ का राउंड द सन मोशन लेते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली एक सर्कुलर ऑर्बिट के लिए आंसर करते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट है, ये सन है, ये अर्थ है। तो फर्स्ट हम डिसाइड कर लेते कि हमको आंसर कहां से करना है, हम दोनों मिला के नहीं कर सकते। तो सपोज हम इनर्शियल रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां से, तो हमारे लिए ये सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में एक कर्विलिनियर मोशन है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो एक फोर्स चाहिए। वो फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये फोर्स जो है रेस्पॉन्सिबल है कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज करने के लिए। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस वजह से है? चेंज इन डायरेक्शन की वजह से, जो कि आप v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर लिखिए। तो ये हमारा स्टेटमेंट है जब हम इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग द डायरेक्शन, हेंस मेकिंग इट मूव अलोंग द सर्कल। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशन यहां से करते हैं, ये आपका रेफरेंस हो गया, ये आपका रेफरेंस हो गया, तो यहां से इस रेफरेंस से रेस्ट में है। आप बोलेंगे कि रेस्ट है, मतलब फोर्स टुवर्ड्स एक्सिस, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू फोर्स अवे फ्रॉम एक्सिस, ये मास ऑफ अर्थ होगा, mv स्क्वायर बाई आर या m ओमेगा स्क्वायर आर, ये भी मास ऑफ अर्थ है। तो इक्वेशन तो सेम आया, लेकिन आपका जो ऑब्जर्वेशन है अलग है। यहां पर से जब आपने ऑब्जर्व किया तो आपने सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व किया, और आपका इक्वेशन सर्कुलर मोशन है। कंटिन्यूअसली चेंज इन डायरेक्शन के लिए जो एक्सेलरेशन है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल, ये आपका आंसर है। और यहां से जब आपने ऑब्जर्व किया, ये आपके लिए रेस्ट है इक्विलिब्रियम में। सो इक्विलिब्रियम को आपने एक्सप्लेन किया, दैट इज फोर्स टुवर्ड्स एक्सिस इक्वल टू फोर्स अवे फ्रॉम एक्सिस। सो हम दोनों को मिला नहीं सकते। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक सपोज एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसके अंदर में पानी भरा हुआ है, और इसको आप घुमा रहे हैं विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, और आपको ऑब्जर्वेशन करना है एक पोर्शन को ऑब्जर्व करना है जिसका लेंथ x, इस पोर्शन को ऑब्जर्व करना है। और हम दोनों जगह से ऑब्जर्व करेंगे, रोटेटिंग फ्रेम से भी करेंगे, इनर्शियल फ्रेम से भी करेंगे। सो पहले इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करते। तो इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करने से हमारे लिए क्या है? ये सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सी नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज मास इंटू an। ये लिक्विड है इसलिए हम प्रेशर लेके करते हैं। इधर का प्रेशर मान लेते हैं P1 है, इधर का प्रेशर मान लेते हैं P2। सो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर हो जाएगा P2 इंटू ए, ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया है ए मान लेते हैं। सो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, ये इनवर्ड फोर्स, आउटवर्ड फोर्स हो गया माइनस P1 इंटू ए इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो लेंथ है x, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी को यूनिफॉर्म ले लेते हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी। सो लेंथ इंटू एरिया हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास। एक्सेलरेशन, एक्सटेंडेड बॉडी है, सेंटर का एक्सेलरेशन लेते। सो सेंटर का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर RCM।
सो ये दोनों साइड कट जाएगा, प्रेशर निकल जाएगा, ये दोनों साइड कट गया। तो हमें ये इक्वेशन मिला। हमने ऑब्जर्वेशन कहाँ से किया? इनर्शियल रेफरेंस से किया। अब चलिए रोटेटिंग रेफरेंस से करते हैं। एक एक्सिस है, एक है, एक रोटेटिंग रेफरेंस से करते हैं। रोटेटिंग रेफरेंस से जब हम ऑब्जर्व करेंगे, बिकॉज हम भी इसके साथ घूम रहे हैं, तो हमारे लिए रेस्ट में, और बिकॉज हम रोटेटिंग फ्रेम में हैं, सिर्फ रियल फोर्सेस के साथ न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, हमें एक सीडो फोर्स लेना पड़ेगा। और रोटेटिंग रेफरेंस से जो सीडो फोर्स है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, अवे फ्रॉम एक्सिस। सो अब हम रेस्ट के लिए लिख रहे हैं फोर्स टुवर्ड सेंटर, दैट इज P2 माइनस P1 इंटू E, फोर्स टुवर्ड्स एक्सिस इक्वल टू फोर्स अवे फ्रॉम एक्सिस। अवे फ्रॉम एक्सिस क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो लगभग सेम आएगा। मास हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ओमेगा स्क्वायर RC। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं एम्फसाइज कर रहा था कि आप पहले रेफरेंस फ्रेम फिक्स कर लीजिए, मिलाइएगा मत। आप अगर इनर्शियल रेफरेंस से देख रहे हैं, सिर्फ रियल फोर्सेस दिखेगा, और कर्विलिनियर पाथ में एक्सेलरेशन दो वजह से होता है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन। अब दो डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर लीजिए। लेकिन अगर आप रोटेटिंग फ्रेम से देख रहे हैं, तो अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्सेस एक और फोर्स डाल दीजिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई कीजिए। ओके, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर हमें पूछा गया है कि यहां पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक इधर जाएगा या इधर जाएगा, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए ये ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन सेम ले लेते हैं, ए। अब हमको पता ना ये ब्लॉक इधर जाएगा या इधर जाएगा। सो अंदर की तरफ का फोर्स क्या है? सेम रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं, P2 माइनस P1। और जब हम इक्विलिब्रियम में लिए थे, ये था m ओमेगा स्क्वायर RC। अब ये फोर्स बदल गया, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ एक्सिस एंड r इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ये बदल जाएगा। अभी सपोज इसका मास हो गया m प्राइम, अब ये इक्वल टू नहीं रहेगा, ये दोनों इक्वल टू नहीं रहेगा, ये दोनों इक्वल थे। अगर ये ज्यादा है, m डैश अगर m से ज्यादा है, तो बाहर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जाएगा। ज्यादा कब होगा? जब इसका डेंसिटी वाटर का डेंसिटी से ज्यादा है। तो यहां कोई चीज ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, तो बाहर की तरफ नेट फोर्स आ जाएगा, वो बाहर की तरफ जाएगा, एज सीन फ्रॉम हियर। अगर इसका मास कम है, तो अंदर का फोर्स ज्यादा है, ये एक्सिस की तरफ जाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है, वो किस तरफ जाएगा, इधर या इधर, डिपेंड करता है। इसका डेंसिटी अगर वाटर से ज्यादा है, ये बाहर की तरफ जाएगा। जैसे कि अगर सपोज आयरन बॉल्स, बाहर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर वो एयर बबल या फोम जो कि वाटर से हल्का है, वो अगर रखेंगे, तो नेट फोर्स इधर इस तरफ आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।